सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 13 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में किस भारतीय मूल की पत्रकार ने 2021 के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा मेघा राजगोपालन। तो अभी भारतीय मूल की पत्रकार हैं ये मेघा राजगोपालन, जिनको 2021 के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये जो पुरस्कार है इसे दुनिया भर में पत्रकारिता जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। और मेघा ने अपने रिपोर्ट्स के जरिए चीन के डिटेंशन कैंपों की सच्चाई दुनिया के सामने रखी थी। उन्होंने सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण करके बताया कि चीन ने कैसे लाखों की संख्या में उइगर मुसलमानों को कैद करके रखा हुआ है। तो इन्हें इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में यह अवार्ड मिला है। अच्छा, इनके अलावा एक और भारतीय मूल के पत्रकार ने ये पुलित्जर पुरस्कार जीता है, जिनका नाम है नील बेदी। उन्होंने स्थानीय रिपोर्टिंग कैटेगरी में ये अवार्ड जीता है। वैसे तो ये अवार्ड और भी बहुत सारे लोगों ने जीता है, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो ये जो भारतीय मूल के नाम है ये आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ये आपको नाम याद रखने हैं। बाकी रुमाना सिन्हा सहगल अभी नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार 2020 इन्होंने जीता। और नुक्लू फॉर्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, हर बार मैं आपको बताता हूँ। इन्हें व्हिटली अवार्ड 2021 मिला था, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। अमूर फाल्कन के संरक्षण के लिए इनको मिला ये पुरस्कार, और ये पहले भारतीय बने ये पुरस्कार पाने वाले। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, देखिए यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए अनअकैडमी लेकर के आया है अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप। कब से? 13 जून 2021 से। और ये इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के द्वारा क्रिएटेड इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, ध्यान रखिएगा। ये फ्री लाइव टेस्ट रहेगा सुबह 10 बजे और 12 बजे के बीच में। और इस टेस्ट में मिलेगी आपको आपके टेस्ट की डिटेल्ड एनालिसिस और ऑल इंडिया रैंक, और साथ ही एक मौका एप्पल के कई सारे प्रोडक्ट्स जीतने का। तो इससे रिलेटेड अगर आप कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप जानकारी ले सकते हैं। और याद रखिए, अगर अनअकैडमी का आप कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप एक कोड यूज करिए क्रेक एग्जाम 10, इससे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अब ये बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में जारी AISHE, इसका मतलब होता है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों में छात्रों के नामांकन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो आंसर होगा 11.4%। और अभी हमारे जो शिक्षा मंत्री है कौन? रमेश पोखरियाल निशंक। उन्होंने अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण यानी कि ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2019-20 के नाम से एक रिपोर्ट को जारी किया है। और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि पिछले 5 सालों में यानी कि 2015-16 से लेकर 2019-20 तक हायर एजुकेशन में सभी छात्रों का सकल नामांकन अनुपात यानी कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशो वो 11.4% बढ़ गया। जबकि केवल महिलाओं की बात करेंगे, अभी तो हमने टोटल स्टूडेंट्स की बात करी है जिसमें महिला और पुरुष दोनों आ गए, लेकिन अगर पर्टिकुलर महिलाओं की बात करेंगे तो उनका जो नामांकन है वो कितना बढ़ा है? 18.2% बढ़ा है। और अगर छात्र शिक्षक अनुपात कितना है ये बात करेंगे, रेशो कितना है, मतलब एक शिक्षक एक टीचर पे कितने छात्र हैं, तो आंसर होगा 26 स्टूडेंट्स पे है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अच्छा चलो एक प्रश्न का जवाब दो। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। और किस समिति की सिफारिश पे इसको लाया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी को? कस्तूरी रंगन समिति। और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये 10+2 मॉडल के स्थान पे कौन सा मॉडल लेकर के आई? 5+3+3+4 मॉडल लेकर के आई। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अभी याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई थी, उसमें टॉप 200 में भारत की कितनी यूनिवर्सिटीज हैं? 3 है। IIT बॉम्बे 177 पे, IIT दिल्ली 185 नंबर पे और IISc बेंगलुरु 186 नंबर पे। और हमने पढ़ा भी था कि रिसर्च के मामले में बात करोगे तो IISc बेंगलुरु ये टॉप पे है, और इस तरह से पहली बार कोई इंडियन यूनिवर्सिटी टॉप पे रहा है। तो इतना आप ध्यान रखना इस प्रश्न से। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस भारतीय अभिनेत्री ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा तिलोत्तमा सोम ने।
तो अभी भारतीय अभिनेत्री हैं ये तिलोत्तमा सोम। इन्होंने यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। इन्होंने अपने फिल्म राहगीर द वेफेयर्स में अपनी भूमिका के लिए ये पुरस्कार जीता है। ये फिल्म झारखंड के परिवेश पर आधारित है और इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? गौतम घोष हैं। तो यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल ये इसका 23वां संस्करण था और ये जो गौतम घोष है ना, उन्हें इस फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला है। अच्छा चलो कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, अभी करंट अफेयर्स के ही पूछूंगा। बताओ अभी किस फिल्म को 67th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण श्रेणी में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा है हमने। तो आंसर होगा वाटर ब्यूरेल को, वाटर ब्यूरेल। उसके अलावा आपको याद होगा 66th फिल्म फेयर अवार्ड्स जो हुए थे उसमें बेस्ट फिल्म रही थी थप्पड़। उसके अलावा एक मराठी फिल्म है पुगलिया, जिसे मॉस्को में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फॉरेन फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था। और अभी जो 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स हुए थे उसमें छिछोरे मूवी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था। उसके अलावा मनोज बाजपेयी और धनुष को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था और बेस्ट एक्ट्रेस रही थी कंगना रनौत। और अभी दादा साहब फाल्के अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया? रजनीकांत को। अच्छा अभी हैप्पी बर्थडे नाम की एक शॉर्ट फिल्म भी न्यूज में थी, क्योंकि न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला था इसे, और इसके लिए अनुपम खेर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। और बताइए ऑस्कर 2021 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? नोमैडलैंड को। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। बताइए हाल ही में 600 अरब डॉलर से ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार रखने के मामले में भारत कौन से स्थान पे है? आंसर होगा 5वें स्थान पे। तो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है यानी कि जो फॉरेक्स है वो पहली बार 600 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। कितना हो गया? 605 अरब डॉलर हो गया। और ऐसा करने वाला यानी कि 600 अरब डॉलर से ज्यादा का फॉरेक्स रखने वाला ये दुनिया का 5वां देश बन गया है। पहला कौन सा है? पहला है चाइना, दूसरा जापान है, तीसरा है स्विट्जरलैंड, चौथा है रशिया और 5वां बन गया भारत। अच्छा देखो, अगर आपसे कभी एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछा जाए कि विदेशी मुद्रा भंडार में कितनी चीजें शामिल है, तो 4 चीजें शामिल है। कौन कौन सी? गोल्ड हो गया, सोना, फॉरेन करेंसी हो गया, उसके अलावा आईएमएफ में रिजर्व कोष हो गया और एसडीआर हो गया। अब ये एसडीआर मतलब क्या होता है? एसडीआर की फुल फॉर्म होती है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो ये आईएमएफ की एक खास तरह का रिजर्व करेंसी है, या यूं कह दो कि ये आईएमएफ की करेंसी है। तो आईएमएफ के सभी लेन देन एसडीआर में ही होते हैं, इसलिए इसे आईएमएफ की पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। अच्छा, क्या एसडीआर में इंडियन करेंसी शामिल है? तो आंसर होगा नहीं है। फिर कौन कौन सी करेंसी इसमें शामिल है? तो यूएस डॉलर, चाइनीज युआन या रेनमिनबी, जापानीज येन, पौंड स्टर्लिंग और एक यूरो। तो ये 5 करेंसी इसमें शामिल है। तो इतने पॉइंट आप यहां से याद रखना। चलो एक प्रश्न का आप मेरे उत्तर दे जाओ। अभी किस देश ने बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित कर दिया? तो अभी कल परसों ही पढ़ा है हमने, आंसर होगा अल सल्वाडोर। और अभी किस देश ने 10 लाख रुपए का नोट जारी किया था? वेनेजुएला ने। वेनेजुएला की करेंसी क्या है? बोलीवर है। और ईरान की नई करेंसी का नाम क्या है? तोमान है। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइज, आपकी जो क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन है जहां पे आप क्विज सॉल्व करते हो, पीडीएफ डाउनलोड करते हो, उसमें एक आध दिन से सर्वर एरर की प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसमें हमने कुछ चीजें अपडेट कराई है। काफी समय से टाइम न मिलने के कारण वो अपडेट भी नहीं हो पा रही थी। काफी क्विजेज वगैरह पेंडिंग थी, केवल डेली करंट अफेयर्स की क्विज आपको मिल पा रही थी। तो अब बाकी जो क्विजेज हो गई, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हो गए, वीकली वाले हो गए, वो भी अब आपको मिल पाएंगे। तो मुश्किल से शायद आज वो पूरी चालू हो जानी चाहिए। कल मैं आपको फिर से अपडेट दे दूंगा कि वो स्टार्ट हो गई है, आप उसको अपडेट कर लीजिए। तो शायद आज का दिन और लगेगा उसे, या फिर बीच में आज हो जाएगी, तो मैं कल आपको बता दूंगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा उखना खुरेलसुख। तो मंगोलिया के पूर्व प्रधानमंत्री हैं ये उखना खुरेलसुख, जो देश के 6ठे लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति बन गए हैं। उखना खुरेलसुख इनका नाम है। बाकी इसाक हरजोग ये इजराइल के अभी प्रेसिडेंट बने। अच्छा चलिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए इजराइल के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या होगा। बाकी मार्था कुम ये केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। गुइलेर्मो लासो ये इक्वेडोर के नए प्रेसिडेंट बने हैं।
अब बात मंगोलिया की है तो ये रहा मैप में मंगोलिया। इसकी कैपिटल क्या होती है? उलन बातोर होती है। करेंसी है मंगोलियाई टोगरोग। और अब नए राष्ट्रपति बन गए हैं उखना खुरेलसुख। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस बैंक ने कवच पर्सनल लोन योजना को शुरू किया है? तो आंसर होगा एसबीआई ने। तो अभी एसबीआई ने लोगों को कोविड के इलाज में आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े उसके लिए ये कवच पर्सनल लोन योजना को शुरू किया है, जिसमें कम ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। और कितना लोन दिया जाएगा? 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा और 8.5% का ब्याज आपको देना होगा। इसमें 60 महीनों तक के लिए है ये योजना। और कितना रुपए हमने बताया? 5 लाख रुपए तक का आप इसमें लोन ले सकते हो। 60 महीने तक के लिए ब्याज 8.5% होगा। तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मैंने आपको बता दिया, ग्राहकों को कोविड-19 उपचार के लिए चिकित्सा खर्चों को पूरा करने में मदद करना इसका मेन उद्देश्य है। और इसमें 3 महीनों की मोहलत भी शामिल है। बाकी देखो, अभी डीबीएस बैंक, अभी वैसे तो ये सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको। और अभी फोर्ब्स ने भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंकों की 2021 की जो सूची जारी की थी उसमें टॉप पे था ये डीबीएस बैंक इंडिया। बंधन बैंक के अभी एमडी सीईओ फिर से बन गए सीएस घोष। और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक से आपको याद होगा एनआरआई ग्राहकों को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा देने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है ये। देखो, एसबीआई का हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिल जाएगा। इसके चेयरमैन कौन है वर्तमान में? दिनेश कुमार खारा है। वैसे अभी कुछ समय पहले एसबीआई ने टाइटन कंपनी के साथ मिलकर के भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी, जिसका नाम था टाइटन पे, उसको भी लॉन्च किया था। और ब्रैंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 भी जीता था एसबीआई ने। और एसबीआई ने बीएसएनएल के साथ मिलकर के एक वॉलेट भी बनाया था जिसका नाम क्या था? भारत इंस्टा पे। तो ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, दुनिया की सबसे लंबी केबल जिसका नाम है फर्मिना, इसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? तो आंसर होगा गूगल। तो अभी गूगल ने घोषणा की है कि वे फर्मिना नाम से एक समुद्री केबल का निर्माण कर रहा है, जो अमेरिका, ब्राजील, उरुग्वे और अर्जेंटीना को। और ये केबल जो दुनिया की सबसे लंबी केबल होगी, इसका उद्देश्य क्या है? इन क्षेत्रों के बीच में इंटरनेट कनेक्शन क्षमता को बढ़ाना। और ये जो केबल है ये अमेरिका के पूर्वी तट से अर्जेंटीना तक चलेगी और साउथ अमेरिका में यूजर्स के लिए गूगल की सेवाओं तक पहुंच में सुधार करेगी। अच्छा, इसी तरह से केबल से आप कुछ कनेक्ट कर पा रहे होंगे। हम लोगों ने पढ़ा था, रिलायंस जियो ने कहा था कि वो भारत को जोड़ने वाली सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय पनडुब्बी केबल प्रणाली का निर्माण करेगी। इसमें 2 साइबर केबल वो सिस्टम बिछाएगा। एक का नाम होगा इंडिया एशिया एक्सप्रेस, जो जाएगी सिंगापुर तक। और दूसरी का नाम होगा इंडिया यूरोप एक्सप्रेस, जो भारत को मध्य पूर्व और यूरोप से जोड़ेगा। अब यहाँ तो बात हो रही है गूगल की, तो गूगल के बारे में जान लीजिए। देखो, गूगल की स्थापना कब हुई थी? 4 सितंबर 1998 में। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कैलिफोर्निया, यूएस में। फाउंडर इसके थे लेरी पेज और सर्जे बिन। इसकी पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट। और गूगल और अल्फाबेट दोनों के सीईओ वर्तमान में है सुंदर पिचई। अभी हमने पढ़ा था गूगल ने भारत में न्यूज शोकेस को लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य था क्वालिटी जर्नलिज्म को बढ़ावा देना। उसके पहले गूगल ने वुमेन विल नाम से एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया था। और जो आईसीआईसीआई है वो पहला बैंक बना था फास्टैग के लिए गूगल पे के साथ समझौता करने वाला। और भारत में गूगल क्लाउड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने थे? विक्रम सिंह बेदी बने थे। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए, अभी किस भारतीय राज्य ने लाभार्थियों को सीधे धन हस्तांतरित करने के लिए डीबीटी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा कर्नाटक ने। तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं कौन? बीएस येदियुरप्पा। उन्होंने राज्य के विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सीधे पैसा ट्रांसफर करने के लिए ये डीबीटी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। डीबीटी का मतलब क्या हो गया? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो इस प्लेटफॉर्म पे, इस मंच पे राज्य की 120 योजनाओं को शामिल किया गया है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पिछले 2 सालों में 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। तो सिंपल सा याद रखना है, डीबीटी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया अभी कर्नाटक की सरकार ने। अच्छा देखो, इस प्रश्न में वो सारी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस और वेब पोर्टल्स के बारे में आपको बताता हूं जो अभी करंट अफेयर्स में रही थी। अभी आपको याद होगा कर्नाटक सरकार ने ही आकांक्षा पोर्टल को भी लॉन्च किया था। उससे पहले हमने पढ़ा था झारखंड सरकार ने अमृत वाहिनी एप्लीकेशन और चैटबॉट एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और आपको याद होगा बिहार सरकार ने अभी हिट कोविड एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। चलो बताओ,
हिट, HIT, हिट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। अभी आपको याद होगा, वैसे मणिपुर सरकार ने भी मोमा मार्केट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था और उससे पहले एम पेंशन एप्लीकेशन को भी मणिपुर में लॉन्च किया गया था। अभी नीति आयोग ने, आपको याद होगा, कोविड एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। अभी CBSE ने दोस्त फॉर लाइफ एप्लीकेशन को लॉन्च किया था और इंटरपोल ने अभी ID आर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च किया था और अभी हमने पढ़ाई था आई फैमिलिया एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। वैसे हमारे जो रेल मंत्री हैं और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने ई-संता वेब पोर्टल को लॉन्च किया था और उससे पहले चंडीगढ़ ने कार्बन वॉच एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। उसके अलावा उत्तर प्रदेश ने उद्यम सारथी एप्लीकेशन को लॉन्च किया था और हमने पढ़ा था पंजाब सरकार ने DG नेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस मैंने एक बार फिर से आपको रिवाइज कराया जो अभी एक आध महीने के अंदर करंट अफेयर्स में हमने पढ़े थे। अच्छा, कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री आपको पता है BS येदियुरप्पा है और गवर्नर कौन है? वाजुभाई वाला है। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? सूरज सिंह माथुर। तो ओलंपिक खेलों में मैराथन पूरी करने वाले स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन थे ये सूरज सिंह माथुर, जिनका भी निधन हो गया। वे उस 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में 52वें स्थान पे रहे थे, 52 पोजीशन पे, और 1951 में पहले एशियाई खेलों में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नाम था सूरज सिंह माथुर। चलिए, एक प्रश्न का आप मुझे जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का नाम क्या है? इनका भी कुछ समय पहले ही निधन हुआ था और मैंने आपको कहा था ये नाम याद रख लेना। बताओ अब नाम क्या है? बाकी सिद्धलिंगैया की बात करेंगे तो प्रसिद्ध कन्नड़ कवि थे ये, इनका भी अभी निधन हो गया। ये कर्नाटक के पहले प्रमुख दलित कवियों में से एक, लोग प्यार से इन्हें दलिता कवि बुलाते थे। बाकी राधा मोहन पद्मश्री सम्मान से सम्मानित प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पर्यावरणविद थे ये प्रोफेसर राधा मोहन जी, इनका भी निधन हो गया अभी। वैसे ये उड़ीसा के पूर्व सूचना आयुक्त भी रह चुके हैं। अच्छा बताओ, अभी भारत के नए सूचना आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर कौन बने थे? एक और प्रश्न हो गया आपके लिए। और बुद्ध देव दास गुप्ता की बात करेंगे तो प्रसिद्ध राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बंगाली फिल्म निर्देशक थे ये बुद्ध देव दास गुप्ता, इनका भी अभी निधन हो गया। तो एक ही प्रश्न में मैंने आपको 3-4 प्रश्न कलेक्ट करके बता दिए निधन वाले, तो इनको ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट तो इनका नाम है सूरज सिंह माथुर का। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में कौन सा देश अपना पहला स्टील्थ नौसैनिक पोत बना रहा है? तो आंसर होगा रशिया। तो रशिया अपना पहला नौसैनिक जहाज बना रहा है जो पूरी तरह से स्टेल्थ तकनीक से लेस है। तो स्टेल्थ तकनीक से इस पोत का पता लगाना मुश्किल हो जाएगा, मतलब ये रडार की पकड़ में नहीं आएगा। और इस जहाज को अगले साल यानी कि 2022 तक नौसेना को दिए जाने की उम्मीद है। और ये जो युद्धपोत होगा ये क्रूज मिसाइलों से, विमान भेदी मिसाइलों से और तोपखानों से लैस होगा। ये पनडुब्बियों को खोजने और उनको नष्ट करने में भी सक्षम होगा। वैसे देखो, यहीं से लिंक करके मैं आपको बता दूं कि अमेरिका का जो F-22 रैप्टर और F-35 है वो विश्व का सबसे बेहतरीन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाले लड़ाकू विमान है। अभी आपको याद होगा, भारत का पहला विध्वंसक जहाज डेस्ट्रॉयर जिसे अभी डीकमीशन कर दिया गया, क्या नाम है उसका? INS राजपूत उसका नाम था। अब बात यहाँ पे रशिया की है, तो ये रहा मैप में रशिया। देखियो, रशिया की कैपिटल मॉस्को है, करेंसी रूबल हो गई, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्टिन। यहाँ की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा है। अच्छा, रशिया के चांद मिशन का नाम क्या है? लूना 25 है। और याद रखना, रशिया 2030 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन भी बनाएगा। अभी मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस मराठी फिल्म ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर का अवार्ड जीता? ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, तो क्या आंसर करना है आपको? पगलिया मूवी, मराठी फिल्म है ये। उसके अलावा रशिया ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 टीका भी बनाया था जिसका नाम था कार्निवेक कोव। और अमेरिका के बाद रशिया दूसरा देश बन गया है ओपन स्काईज ट्रीटी से बाहर होने वाला। अभी रशिया ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिरकॉन, उसका भी सफल परीक्षण किया था। और रशिया के साथ कौन सी एक्सरसाइज करते हैं हम? इंदिरा एक्सरसाइज करते हैं, जो कि एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में माइलैब ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर होगा अक्षय कुमार को। तो बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है ये माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन, और इसने अभी अक्षय कुमार को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये वही माइलैब है जो हमने पढ़ा था
कि पुणे स्थित माइलैब ने देश की पहली कोविड-19 सेल्फ टेस्ट किट लॉन्च की थी, कोविशेल्फ नाम से, याद होगा आपने, जिसे आप घर बैठे ही कोरोना की जांच कर सकते हो। अभी अक्षय कुमार ये पगार बुक के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। विश्वनाथ आनंद ये हमारे पहले ग्रैंड मास्टर हैं, अभी वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया एनवायरनमेंट के ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। सचिन तेंदुलकर ये पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बने और सोनू सूद एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। वैसे पंजाब सरकार ने इन्हें पंजाब में लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था और अभी चुनाव आयोग ने भी सोनू सूद को पंजाब का स्टेट आइकॉन बनाया था, तो ये भी ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में आरबीआई ने किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया? तो आंसर होगा महेश कुमार जैन। तो वैसे इनका कार्यकाल अभी 21 जून 2021 को ही खत्म होने वाला था, पर अभी कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ गया, यानी कि 2023 तक अब ये डेप्यूटी गवर्नर बने रहेंगे। वैसे देखो, आरबीआई की 4 डेप्यूटी गवर्नर है और 1 गवर्नर है। गवर्नर का नाम तो आपको पता ही है, शक्तिकांत दास है। और कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो 25वें नंबर के हैं। और 4 डेप्यूटी गवर्नर के नाम क्या हैं? एक तो ये हो गए महेश कुमार जैन, एक माइकल देवव्रत पात्रा है, एक टी रविशंकर, ये भी नए बने थे जो बीपी कानूनगो की जगह आए हैं क्योंकि वो रिटायर्ड हो गए, और एम राजेश्वर राव भी है। देखो, आरबीआई की स्थापना कब होती है? तो 1 अप्रैल 1935 को, और स्थापना के समय इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। अभी वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। कई बार आरबीआई के पहले गवर्नर का नाम पूछा जाता है, और अगर प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे, तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और पहले इंडियन गवर्नर ये सीडी देशमुख थे। और आरबीआई का जो ये लोगो है, यहां से भी प्रश्न बनता है। यहाँ पे जो पेड़ है वो है ताड़ का पेड़, यानी कि पाम ट्री, और जो जानवर है वो रॉयल बंगाल टाइगर है। अभी आरबीआई के कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने? जोस जे कट्टूर बने थे। और अभी आरबीआई के पूर्व गवर्नर का निधन हो गया, जिनका नाम था एम नरसिम्हन। और एक पूर्व डेप्यूटी गवर्नर भी थे जिनका निधन हो गया, उनका नाम था केसी चक्रवर्ती। और आप यहां से 2 नाम और याद रखो। पूर्व गवर्नर थे उर्जित पटेल, इन्होंने बुक लिखी है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। और एक पूर्व डेप्यूटी गवर्नर थे विरल आचार्य, उन्होंने भी एक बुक लिखी है, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो देखिए, कल के वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में जारी घरेलू मूल्य सूचकांक ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? 55वें स्थान पर रहा है, और इसमें टॉप पे रहा है टर्की। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और हाँ गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा हो इसे लाइक जरूर करना और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक या अगर टेलीग्राम आप यूज करते हैं, तो वहां पे एक बार इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर देना।